आज के लेक्चर में ISA 505 हमने कवर करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना, ओरिएंटेशन समझ लीजिए बुक के साथ कि इस बुक का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस प्रिंसिपल पे बनाई गई है और आपने इसको किस तरीके से कवर करना है। पहली चीज़, बुक के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में नोट्स भी हैं और नोट्स के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट सिनेरियोज भी, छोटे छोटे सिनेरियोज भी बिल्ड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली जो डिफरेंस है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 1 है स्टडी नोट्स और वॉल्यूम 2 है आपके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन, ठीक है। अब कैफ लेवल पे जो आपकी बुक होती थी वो लगभग, जो हमारी बुक यूज़ किया करते थे, 500 के करीब पेजेस होते थे, ऐसे लगभग 450 500 इसके लगभग। इसमें जो पेजेस की तादाद है वॉल्यूम 1 की वो है 1000 के करीब, 1000 से चंद एक ज़्यादा है, 1000 के करीब सफ़े। और वॉल्यूम 2 के करीब मेरा ख्याल है 600 620 650 के लगभग के पेजेस है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के पेजेस की तादाद ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया गया है वॉल्यूम 2 के साथ, यानी वॉल्यूम 1 को पढ़ते हुए आप फील करेंगे, यानी ये चीज़ उसमें इंक्लूड की गई है कि वॉल्यूम 1 पढ़ते हुए आपके वॉल्यूम 2 के जो पास्ट पेपर के कंसेप्ट्स हैं वो भी साथ साथ लिंक हो रहे हों, यानी स्टैंडर्ड के कंसेप्ट्स को पास्ट पेपर की एग्जाम्पल्स के साथ लिंक किया हुआ है। इस वजह से बेसिकली वॉल्यूम 1 में कंसेप्ट्स भी हैं और उन कंसेप्ट्स की ICAP ने किस तरीके से टेस्टिंग की है वो भी है। आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड में अगर कोई फॉर एग्जांपल 20 पेजेस है ना, तो उनमें से लगभग 10 के करीब पेजेस होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम टिप्स हैं, उसके बाद कोई कम्प्रीहेंसिव केस है। यानी अगर एक स्टूडेंट सिर्फ वॉल्यूम 1 भी पढ़ लेना, सिर्फ वॉल्यूम 1 भी पढ़ ले, तो इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है और पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकता है। आपने ऐसा करना नहीं है, आपने वॉल्यूम 2 की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वॉल्यूम 1 को इस तरीके से स्टडी नोट्स को बनाया गया है। 2 चीज़ें मेरे जहन में थी। नंबर 1, स्टूडेंट को इस तरीके से बुक को बनाया जाए कि CFAP का स्टूडेंट ना कंसेप्चुअली चलता है, उसको याद ना करना पड़े, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और रीड करता जाए और बुक जो है उसमें कंसेप्ट एग्जाम लेवल के उससे तैयार होते जाए। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये था, ताकि बच्चे के ऊपर मेमोराइजेशन का बर्डन ना हो। वैसे भी आपको पता है CFAP 6 का जो पेपर है वो सारे का सारा केस स्टडी बेस्ड होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा रीड करे, रीडिंग करते करते उसे समझ आ जाए। वो आपको पता है एक जो हमारा स्टाइल होता है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप रीड करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी, खुद आप फील करेंगे। स्टैंडर्ड को रीड करेंगे उसमें बड़ा वो सर खपाई करनी पड़ती है, यहाँ पे इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम कंसेप्ट आपको इजी वर्ड में मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, पास्ट पेपर के साथ इसको इम्बेड कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। सिर्फ आपने एक काम करना है, सारे के सारे वॉल्यूम 1 को रीड करना है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं और समझना है हर कंसेप्ट को। जो कंसेप्ट नहीं समझ आता माँ करे क्लास में से। अगर आपने वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर्स को रीड कर लिया और समझ लिया, सिर्फ एक तो ना रीड आंखें बंद करके नहीं, समझ भी लिया, इंशाल्लाह आपका पेपर कहीं नहीं जाता, ठीक है। वो फिर मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शर्त क्या है, आपने वॉल्यूम 1 पूरे का पूरा रीड करना है और फिर वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस भी करनी है बगैर सोल्यूशन देखे। पहले सोल्यूशन देखे बगैर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन को आपने देखना है, वैल्यूएट करना है अपनी परफॉर्मेंस को। क्लियर जी? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ये है कि हर स्टैंडर्ड जो है, जैसे वॉल्यूम 1 आपके सामने भी फिलहाल डिस्प्ले हुआ है, इसके पहले पेज पे वैसे ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव की लिस्ट होगी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं। ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के पैराग्राफ के साथ लिंक किए हैं। आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टैंडर्ड या किसी भी पैराग्राफ को पढ़ के कन्वर्जन करना, ट्रांजिशन करना चाहते हो स्टैंडर्ड पे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, आप इस पैराग्राफ पे जाएं, इस एप्लीकेशन एक्सप्लेनेटरी मटेरियल पे जाएं, आपको ये सारी डिस्कशन मिल जाएगी। यानी इसको हमने क्या किया, लिंक कर दिया है स्टैंडर्ड्स के साथ। लेकिन याद रखिएगा, आपको पता है सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ के हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हमारे सिलेबस में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे अगर कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा है तो वहाँ पे उसका रेफरेंस नहीं होगा। जैसे ड्यू डिलिजेंस इंगेजमेंट है, कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन वो कोड ऑफ एथिक्स का भी अलग रेफरेंस मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे IT रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जैसे IFRS के कंसेप्ट्स हैं, वो कहीं पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे आपको ICAP की बुक में भी नहीं, जो स्टडी मैनुअल उसने दिया हुआ है। तो जहां जो भी स्टैंडर्ड वाली चीज हम पढ़ेंगे उसका स्टैंडर्ड का रेफरेंस आपको मिलेगा। डन जी? ये किस लिए है? ताकि आपको तसल्ली रहे कि जब चाहे आप
स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो सकते हैं अगर होना चाहे, ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड का एक सफ़ा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखना चाहे पाबंदी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, लाजमी भी नहीं है। आगे चलते हैं। क्यों ज़रूरत नहीं है भला? क्योंकि ये सारा स्टैंडर्ड में से निकाल के लेता है। फिर इसके बाद जब आप इसको स्टडी करेंगे तो हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है, आपको पता है वैसे जो हमारा स्टाइल होता है वो बुलेट्स जहाँ पे ज़रूरी हो बुलेट्स देना, हेडिंग देना, सिंपल फॉर्म में उसको लिखना, वो सारे जो हमारा कैफ 8 वाला पैटर्न होता था हमने उसी को फॉलो किया है, बल्कि उसमें फिर मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं। वो मज़ीद चीज़ें क्या ऐड की हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम टिप्स दी गई है। एग्ज़ाम टिप्स क्या दी गई है कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर में कैसे टेस्ट हुआ है, आज तक कब कब टेस्ट हुआ है और कैसे टेस्ट हुआ है। अगर आप देखें तो उसमें आपको एग्जाम टिप्स में उसने यही बताया कि इस लर्निंग इफ यू आर आस्क्ड व्हाई द राइटर वांट्स एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन गिव 3 रीजंस, यानी आपको बता रहा है कि किस तरीके से इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने उसको किस तरीके से जवाब देना ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। और फिर उसने अटेम्प्ट का रेफरेंस भी दे दिया समर 2007 कि भाई समर 2007 में ये कंसेप्ट इस तरीके से टेस्ट हुआ था। फिर इसके बाद क्या है? इफ इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस रीचेस द ऑडिट टीम फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एज इट इज अगेंस्ट डेफिनेशन फर्स्ट, देखो डेफिनेशन क्राइटेरिया पूरा करता है कि नहीं करता, वो जाहिर है जब हम आगे पढ़ेंगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये कब टेस्ट किया था ICAP ने? विंटर 2015 में। यानी हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हमने स्टैंडर्ड के साथ लिंक करके इजीली एक्सप्लेन किया। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको बताया कि एग्जाम के हवाले से टिप्स दे दिया, एग्जाम में वो किस तरीके से इसको टेस्ट कर रहा है। फिर इसके बाद अब देखिए ज़रूरी तो नहीं ये है वो चीज़ के जो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से ICAP टेस्ट कर चुका है तो कैसे कर चुका है। अच्छा, जरूरी तो नहीं है ICAP टेस्ट करे तो वही चीज़ें टेस्ट करे जो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, वो अनटेस्टेड पोर्शन भी तो टेस्ट कर सकता है, ऐसा ही है ना। वैसे अमूमी तौर पे वो उसका एक स्टाइल होता है कि उसको जो चीज़ें पसंद होती है ना वो उसी को पूछना पसंद करता है, लेकिन लाजमी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी था हम इसकी तैयारी इस तरीके से भी करें कि अगर कोई कंसेप्ट ऐसे हैं जो पास्ट पेपर में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कभी टेस्ट नहीं है, वो अगर टेस्ट करेगा तो किस तरीके से करेगा। उसके लिए फिर ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं, लेकिन इनमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस एग्जाम टिप्स में नहीं है, यानी जो टेस्टेड एरिया नहीं है। डन जी? ओके, चलिए आपने अब एग्जाम टिप्स को खास तौर पे जहन में रखना है। वॉल्यूम 2 के बाद आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये समझ आ गया? लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड के साथ लिंकिंग होगी, फिर उसके बाद इजी समरी होगी उसकी, फिर इसके बाद एग्जाम टिप्स आ गए ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी कवर हो गई। फिर उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आपने करना क्या है, यहाँ पे किताब कोई चीज़ लेके जैसे कोई किताब वगैरह सफ़ा यहाँ पे रख देना ताकि ये सोल्यूशन छुप जाए। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद जहन में उसका आंसर लेके आना है, आगे आंसर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी फिर इसी तरीके से है। फिर इसके बाद वो एग्जाम टिप्स हैं, एग्जाम टिप में रेफरेंस है, आगे चलते जाएं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ पैराग्राफ है, आपने सिर्फ इनको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और कोई जहाँ पे अहम चीज़ आपको लगे उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, काफ़ी है। इसको इसमें से किसी चीज़ को आपने याद नहीं करना, ये ज़हन में रखिएगा। ये आगे फिर रूटीन में आगे चलता रहा। एग्जाम टिप्स हैं, और फिर इसके बाद सेम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है, मैं देख रहा हूँ अगर एग्जाम टिप्स में नज़र आ जाए, नहीं वो इसमें नहीं है। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको प्रिपेयर करते हुए हमने जो MSc लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे उनको भी कंसल्ट किया। जैसे होता है ना बाज़ औक़ात कैफ लेवल पे प्रैक्टिस करवाते हुए CFAP लेवल के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे अलाइनमेंट होते थे वो टेस्ट कर लेते थे। तो इसमें आपको कैफ लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो तो लेवल छोटा हो गया, लेकिन CFAP के साथ MSc के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा जो MSc लेवल का कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट कि भैया MSc लेवल में इसकी किस तरीके से टेस्टिंग की है, इसकी रीज़न क्या है, MSc को क्यों इंक्लूड किया है। क्योंकि जब आप ये पेपर पास कर लेंगे उसके बाद जाहिर है जो नेक्स्ट लेवल जो अब तो है वो MSc की जब केस स्टडी है,
तो वो जो अश्योरेंस के कंसेप्ट्स होंगे आपके उस लेवल पे भी काम आएंगे। यानी इस बुक की तैयारी करके आप इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा यही नॉलेज वहां पे भी काम आएगा आपके, ठीक है, वहां पे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये कर लिया। फिर इसके बाद एंड पे एक चीज हमने और ऐड की है, इसको हमने नाम दिया है कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी। ये कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी क्या है? ये आपके पास्ट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से ICAP ने पूछे हैं उनको इकट्ठा करता है, फिर इस चैप्टर के बाकी के कंसेप्ट्स को इकट्ठा करता है, एक बड़ी केस स्टडी के तौर पे प्रेजेंट करता है। ये जो स्टाइल है केस स्टडी का, ये आपका CFAP लेवल का नहीं है, ये आपका कह लीजिए MSA लेवल का स्टाइल है, ठीक है। ये आपका वो जो स्ट्रेटजिक लेवल की केस स्टडी है उसका स्टाइल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे आपके सारे एग्जामिनेबल कंसेप्ट्स की इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी, सारे एग्जामिनेबल कंसेप्ट्स की आपको रिवीजन। तो आपने वॉल्यूम 2 की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा इस कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी को ज़रूर रीड करना है। इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करें, जहन में आंसर लेके आए, बाद में उसके बाद मैच कर लीजिएगा। इन सब का जो सोर्स है वो हमने लिंक किया है पास्ट पेपर्स के साथ। यानी इस किताब को पढ़ते हुए हमने जो सबसे अहम चीज़ जहन में रखी है वो ये, स्टैंडर्ड पूरा कवर हो पहली चीज़, लेकिन ज़्यादा फोकस उन कंसेप्ट्स के ऊपर हो जो ICAP टेस्ट करता है। इसीलिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बनाए, एग्जाम टिप्स बनाई, उसमें हमने ज़्यादा फोकस पास्ट पेपर्स के ऊपर किया। इसका एंड में फिर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ये एक बड़ा सी केस स्टडी है, एंड पे सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन में फिर इसके साथ इसको लिंक किया गया है पास्ट पेपर के साथ कि जब यही पॉइंट कंसेप्ट जब ICAP ने पूछा तो स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की, आपने इन गलतियों से बचना है। सिर्फ उसका आंसर नहीं दिया बल्कि रीजन ऑफ फेलियर भी। ये जब आप देखेंगे पड़ेगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि देर क्यों लग रही थी। वैसे मुझे भी अंदाजा देर लग रही थी, लेकिन वो एक कॉपी पेस्ट करना आपको पता है वो हमारा स्टाइल नहीं है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था चीज़ें ऐड करिए, वैल्यू एडिशन हो जाए, तो टाइम कुछ ज़्यादा लग गया। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको सारा? तो क्या करना है आपने, सबसे पहले स्टैंडर्ड के साथ इसको लिंक किया गया है, फिर इसके बाद समराइज नोट्स अवेलेबल हैं, फिर इसके बाद एग्जाम टिप्स हैं वो ज़रूर पढ़नी है, फिर इसके बाद हमारा जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है छोटे छोटे, जब सारा स्टैंडर्ड आप रीड कर लेंगे उसके बाद एंड पे क्या करना है, कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी को भी आपने पढ़ना है। 5 इसके वॉल्यूम 2 पे जब आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम 2 में वैसे ही पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे और फिर इसके बाद उनके सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो छोटी सी हमने वैल्यू एडिशन किया वो है सुपर कंसेप्ट्स, ठीक है, जैसे प्रीवियस एडिशन में भी थे, इसको हमने थोड़ा सा रिफाइन किया। फिर इसके बाद रूटीन का उस तरीके से स्टैंडर्ड। आप प्रीवियस में हमने थोड़ा सा उसको बुलेट फॉर्म में फोकस ज़्यादा किया हुआ था, बुलेट फॉर्म में, लेकिन स्टूडेंट्स जब लिखते हैं ना तो थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने जो सोल्यूशन को रिवाइज करके अब सेंटेंस फॉर्म में लिखा। अच्छा अब सुन लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। जब आपका लास्ट वीक और लास्ट डेज होंगे ना 1-2 दिन, तब रिवीजन करने के लिए आपके पास टाइम कम होगा। C5 का सिलेबस आपको होता है किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन में पूरा रिवाइज करना मुश्किल होता है। तो लेकिन आखिरी दिन में रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर 6 महीने आप एक चीज़ पे मेहनत करते रहे, आखिरी दिन रिवाइज ना किया ना, एग्जाम में जाके भूल जाती है, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ था, मैं C5 1 का पेपर था, उसमें कंसोलिडेशन की मैंने 2.5 महीने प्रैक्टिस की थी सिर्फ एक टॉपिक की, लेकिन आखिरी वीक में इस कंसोलिडेशन का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे से एग्जाम में जाके कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो 2.5 महीने की मेहनत वो एक तरफ, लेकिन आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में हम रिवाइज ना करें तो वो चीज़ एग्जाम में फौरी तौर पे याद नहीं आती। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा हो आखिरी 1-2 दिन में रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, भाई वॉल्यूम 1 के 1000 के करीब पेजेस हैं, वॉल्यूम 2 के 600 के करीब पेजेस, 1600, भाई आखिरी 1-2 दिन में तो नहीं पढ़ सकते, तो क्या करना है ये सुन लीजिए। 2 चीज़ें सिर्फ रीड कर लें आप हर चैप्टर की, इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। वॉल्यूम 1 में आपने रिवाइज करना है, एग्जाम टिप्स को सिर्फ पढ़ना है आखिरी दिनों में, जब कभी या दरमियान में भी जब कभी आपने किसी चैप्टर की रिवीजन करनी है। जो चैप्टर पढ़ लिया उसकी अगर बाद में रिवीजन करनी है तो दोबारा लेक्चर लेने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है टाइम पे, लेकिन बुक पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं है। दोबारा वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी कर चुके हैं करने की जरूरत है, वो भी जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज़ की है? 2 चीज़ों की। वॉल्यूम 1 में एग्जाम टिप्स हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव की पढ़ लेनी है,
और वॉल्यूम 2 में हर क्वेश्चन के सुपर कंसेप्ट पढ़ लेने हैं। बस ये 2 चीजें पढ़ लेंगे, 10, 15, 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, आपका स्टैंडर्ड तैयार हो गया। ठीक है, दोबारा सारी रीडिंग की जरूरत नहीं है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को भी दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। तो आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिन में आपने रिवीजन कैसे करनी है, एग्जाम टिप्स वॉल्यूम 1 वाले पढ़ने हैं और वॉल्यूम 2 के सुपर कंसेप्ट को स्टडी करना है। ठीक है, बाकी ये सजेस्टेड अप्रोच है, जाहिर है हर स्टूडेंट का अपना एक अंदाज होता है रिवीजन का, आपको जो मुनासिब लगे उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं हम टेक्निकल की तरफ। वैसे बुक के बारे में कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? कुछ नहीं, सब ठीक है, पढ़ लेंगे। ओके, 1000 सफ़े ज़्यादा तो नहीं है वैसे, ये 500 भी हो सकते थे, 500-600 के दरमियान में भी, लेकिन उस सूरत में फिर क्वेश्चन जो है ना ये सारे, जैसे ये हमारे एग्जाम टिप्स हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद एंड पे कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी है, इसको निकालना पड़ता, लेकिन वो ना बिल्कुल ही अलग हो जाता, वो नोट्स अलग दुनिया होते हैं, वो पास पेपर अलग दुनिया होती, उनको दरमियान में ना एक कनेक्शन जोड़ना ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए हमने उसको लिंक भी कर दिया। चलिए जी, अब चलते हैं कंसेप्ट्स की तरफ। पढ़ने जा रहे हैं आज हम क्या, ISA 505 किससे रिलेट करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से।